हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th भूगोल की आंसर की आज आपको पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑथेंटिक रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है और बिल्कुल सत्यता पर आधारित। जैसे आप बाकी चैनल्स पे देख के आते हो ना, तो वो क्या करते हैं, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बता देते हैं और बाकी क्वेश्चंस को सिर्फ रीड करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन मैप तक बताया जाएगा। तो क्लास को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका एक खंड ए है, सेक्शन ए। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा होगा? संसाधन भूगोल। देखिए, सैन्य भूगोल बिल्कुल भी नहीं हो सकता आर्थिक में, लिंग भूगोल भी नहीं हो सकता, चिकित्सा भूगोल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक संसाधन नहीं है तो इन तीनों का कोई महत्व नहीं होता है। अतः आपका ए आंसर संसाधन भूगोल सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म हैं। तो कौन से होंगे? जलवायु और भू आकृति। ठीक है, खनिज नगरीकरण नहीं होगा, भू आकृति औद्योगिकरण नहीं होगा, मृदाएं नगरीकरण भी नहीं होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च साक्षरता किसका सूचक है? तो उच्च साक्षरता जो है वो सामाजिक और आर्थिक स्तर की सूचक है, क्योंकि जब इंसान पढ़ेगा तो समाज में सुधार भी लाएगा, उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी सुधरेगी। ठीक है, तो लिंग संगठन नहीं है, व्यावसायिक संरचना नहीं है, आयु संरचना नहीं है, क्या है? द ऑप्शन सामाजिक आर्थिक स्तर। अब नेक्स्ट देखिए, मानव विकास की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी थी? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। किसने दी? डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है। तो देखिए, फल से पता चल रहा है कि ये भोजन से रिलेटिव है, तो बे ऑप्शन बी फॉर भोजन मान के चलो, तो भोजन प्रसंस्करण उद्योग। क्योंकि फल जो है ना वो खनिज नहीं, रसायन भी नहीं और पशु आधारित उद्योग में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो देख मिष्टान बताया गया है, प्रसंस्करण बताया गया है, तो भोजन प्रसंस्करण उद्योग बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? जैव और जीवाणिक संदूषण। जैव और जीवाणिक संदूषण, ये विशेष ध्यान रखना है। विषैली धातुएं नहीं है, लवण नहीं है, कीटनाशक भी नहीं है, लेकिन ज्यादा कौन सा है? जैव और जीवाणिक संदूषण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी, यानी ये आइडिया किसका था? तो ये कंवर सेन का था। किसका था? कंवर सेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो नमामि गंगे। कौन सा अभियान चलाया गया? नमामि गंगे। हर हर गंगे तो बोला जाता है स्नान करते वक्त। ठीक है, और ये जो गंगा कार्यक्रम है ये भी नहीं है गंगा बचाओ कार्यक्रम, नहीं, नमामि गंगे चलाया गया था। उसके बाद में चलते हैं, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? ध्वनि। जो एक स्थान पर होता है वो कौन सा होगा? ध्वनि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है? हाई लिटरेसी लेवल इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो सामाजिक स्तर का, सामाजिक और आर्थिक स्तर का होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो खालिस्तान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र की विशेषता है ना, या तो आपको विटीकल्चर लिखना था या फिर आपको अंगूर की खेती लिखना था। यह आपका सही आंसर था। फिर था कि परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई है। खालिस्तान में क्या भर देंगे? भाप के इंजन के आविष्कार के बाद में आई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाब के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप, खालिस्तान प्रतिरूप कहते हैं, यानी वर्ताकार। कैसा? वर्ताकार होता है। तालाबों के चारों ओर जो विकसित होती है ना बस्ती, उसका जो प्रतिरूप होगा वो वर्ताकार
प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना खालिस्तान नामक स्थान में की गई। तो कहाँ की गई? बम्बई के अंदर। ठीक है, कहाँ की गई? बम्बई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। ये कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो ये संभववाद विचारधारा से संबंधित है कि इसमें संभावनाएं दर्शाई जाती है। फिर पूछा गया था यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, इंग्लिश में तो इसका बनेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, हिंदी में अगर आपने लिखा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तो भी सही है, और आपने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा है तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखने थे आपको। ये आपके शुरुआती लेसन से आए हैं। तो पहली हो गई कृषि और दूसरा मत्स्य पालन। ये प्राथमिक क्रियाएं हैं आपकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली क्या है? तो व्हाट इज हरियाली? हरियाली क्या है? हरियाली प्रोग्राम है जो 2003 में चलाया गया था और जल प्रबंधन योजना से संबंधित है। ये किससे? जल प्रबंधन योजना से रिलेटिव है। ये ध्यान रखना, कहीं हरियाली मतलब जो पेड़ों की हरियाली होती है वो वगैरह नहीं। 2003 में चलाया गया जल प्रबंधन योजना से, ये वो था। फिर नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना था। तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है ना, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के जो नंबर्स होते हैं ना, उन्हीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव विकास के दो उपागम बताइए। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको क्लास कैसी लगी। तो मानव विकास के दो उपागम भी बताइए। तो पहला है दीर्घ जीवन। देखिए, अगर मानव का विकास होगा तो आयु भी बढ़ेगी, दीर्घ जीवन जिएगा वो। ठीक है। दूसरा, मानव का जैसे जैसे विकास होगा तो शिक्षा का भी प्रसार होगा, विकास होगा। तो दूसरा था शिक्षा का प्रकाश। तो पहला दीर्घ जीवन, दूसरा शिक्षा का प्रसार। फिर नेक्स्ट देखिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऑथेंटिक आंसर की मिल सके। ठीक है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शनल आंसर नहीं है, प्योर आंसर आपको दिए जा रहे हैं। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की दो विशेषता बतानी है। तो एक तो क्या है कि कॉस्टलीकरण कर दिया गया, लोगों में स्किल डेवलपमेंट की जा रही है। दूसरा ये है कि मशीनीकरण हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, एक तो क्या हो गया कि स्किल डेवलपमेंट की जा रही है, कौशल का विकास किया जा रहा है। दूसरा है कि मशीनीकरण के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये इसकी दो विशेषताएं थी। फिर है स्वच्छंद उद्योग। क्या है स्वच्छंद? यानी जो लूज इंडस्ट्रीज होती हैं। तो देखिए, ये क्या है कि इसके अंदर है ना, एक तो श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। नंबर वन, श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, यानी लेबर जो होती है ना, उनका नंबर वो बहुत कम होता है। फिर कच्चे माल के भार पर निर्भर नहीं रहते। इनको ये नहीं होता कि हमें कच्चा माल ज़्यादा चाहिए या बहुत ज़्यादा संख्या में कच्चा माल की आवश्यकता होती है, नहीं। कम कच्चा माल होता है तो भी काम चल जाता है। हाँ, लेकिन ये संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, यानी छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बड़े भी जुड़े होते हैं लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको संगठक पुर्जों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्यों दीजिए कि वृद्ध ट्रंक मार्ग पर संक्षेप में टिप्पणी लिखी। आपके एक क्वेश्चन हो रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने, ठीक है, बनवाई थी ना, एक वो है। और दूसरी ये है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर, बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये विदेशी व्यापार का 1/4, ठीक है, 1/4 हिस्सा इसमें शामिल होता है। यानी विदेशों में जितना भी व्यापार होता है ना, वो इस बिग ट्रंक रूट के माध्यम से ही होता है, 1/4। यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर कैसे करेंगे? तो भैया, मंत्री आप बने हो तो आप बताओ कि आप पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आपको करना है क्योंकि मंत्री आप बने हो। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन? देखिए,
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य है ना वो ये है कि एक तो जो नकारात्मक सोच समाज में बैठी हुई है उसमें बदलाव लाना, बेटियों को यानी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, उनको शिक्षित करना, ठीक है, उनको अवेयर करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, सकारात्मक सोच उत्पन्न करना समाज के अंदर। फिर नेक्स्ट है प्रवास की धाराएं बताइए। तो देखिए मोस्ट ऑफ तो ना उत्प्रवास और आप्रवास, ठीक है, और बाकी जो होता है ना उत्प्रवास और आप्रवास, देखिए ये होता है कि एक तो होता है मान लीजिए कि कोई भारत से बाहर किसी अन्य देश में रहने चला गया हो, एक होता है कि कोई अन्य देश से आकर के भारत में रहने लग जाए। तो इस प्रकार के जो माइग्रेशन होते हैं ना उन्हीं को आपको यहां बताना था। अंतर्राज्यीय भी होते हैं, जैसे राजस्थान में जाके कोई मुंबई में रहने लग गया, मुंबई का कोई बंगाल में रहने लग गया, ठीक है, या बंगाल का गुजरात में रहने लग जाए। तो इस तरह से जो धाराएं थी वो आपको बतानी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि गैरिसन नगर को परिभाषित कीजिए। गैरिसन नगर होता है क्या? गैरिसन नगर का मतलब होता है एक सैन्य कॉलोनी, ठीक है, जो विशेष रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है, बसाई जाती है, और स्पेशली सेना के लिए ही बनाई जाती है। जैसे वायुसेना हो गई, अपनी आर्मी हो गई, ठीक है, जल सेना हो गई, इस तरह की जो सेना के लिए होती है ना उन्हीं को गैरिसन टाउन्स कहते हैं। ये सैन्य कॉलोनी भी कहलाती है। फिर है कि जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो जैव ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधों, गोबर, फसलों, मानव मल, जैविक में जो निहित ऊर्जा होती है ना उसको जैव ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जो जंतु पदार्थ होता है ना उसको बायोमास कहते हैं, ठीक है। तो जैव ऊर्जा जो है ना पेड़ पौधों से प्राप्त जो एनर्जी है या गोबर से प्राप्त है, ठीक है, फसलों से प्राप्त जो एनर्जी है उसको जैव ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय विकास का देखिए जिसमें संसाधन दोहन, आर्थिक, ऊर्जा, कृषि, औद्योगिक विकास, नीतियों का निर्माण इस तरह के विकास के लिए किया जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और जैविक तीनों स्तर पर जारी रही, अनवरत जारी रहते हैं, ठीक है, वह सतत पोषणीय विकास का अर्थ है। हवाई परिवहन का विशेष महत्व क्या होता है जी? कम समय में ना अधिक दूरी तय की यात्रा आप कर सकते हो, कम समय में अधिक दूरी की यात्रा कर सकते हो, सामान को जल्दी पहुंचा सकते हो, समय पर पहुंचा सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है ना आपको वर्गीकरण करना था कि जो निपटाए गए हैं। तो देखिए इसके अंदर है ना सबसे पहले है औद्योगिकृत पतन होता है, जिसमें जिसमें अनाज, पानी, इस तरह के पदार्थ का आवागमन होता है। एक होता है वाणिज्यिक पतन, फिर होता है विस्तृत पतन, ठीक है, फिर और भी हैं जैसे तेल पतन हो गया, मार्ग पतन यानी कि विश्राम पतन, ठीक है, यानी ये जो समुद्री मार्ग होते हैं ना उनके ऊपर विश्राम करने के लिए जो पतन बनाए जाते हैं। फिर होता है पैकेट स्टेशन, इनको ना फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है आंत्रपो पतन, ये एकत्रण केंद्र होते हैं जहां निर्यात वस्तुएं लाई जाती हैं। फिर होता है नौसेना पतन, ठीक है, ये पतन जो है ना नौसेना पतन, ये सेना की जो युद्धक जहाज होते हैं उनके विश्राम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 का था। फिर नीचे देखिए, एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है, सह कारण बताइए। देखिए सिंपल सी बात है कि जब एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्र के निकट ही स्थापित करेगा तो एक तो उसकी जो माल ढुलाई है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है, जो उसकी माल ढुलाई है वो कम हो जाएगी, उसके जो परिवहन में पैसा लगता था वो कम लगेगा, ठीक है। तो उसके हर तरीके से वो अपना बेनिफिट देखते हुए अपने चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करेगा, क्योंकि जो चीनी उद्योग है ना इसको माल की बहुत आवश्यकता होती है, गन्ना की बहुत आवश्यकता होती है। अगर ये लंबी दूरी पर स्थित होगा तो फिर गन्ना पहुंच नहीं पाएगा समय पर, महंगा हो जाएगा, ठीक है, गन्ने से उत्पाद जो बनेंगे वो भी महंगे बनेंगे। इसलिए एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, जो निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से जो सड़कें बनाई जाती है ना, वो एक तो यातायात को ध्यान में रखती है, भारी यातायात, लघु यातायात। एक होता है परिवहन टन भार के हिसाब से, कि कुछ ज़्यादा टन भार ले जाने वाली सड़कें होती हैं, कम भार वाली सड़कें होती हैं जिनके ऊपर कम वजन वाले के साधन चलते हैं। एक होता है महत्व के, कि गांव की सड़क है, शहर की सड़क है, गलियों की सड़क है, इस तरह की। एक होती है स्थान व कार्य के अनुसार, जैसे कि नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, इस तरह के। इनके अनुसार जो सड़कें बनाई जाती है ना, उन्हीं सड़कों का वर्गीकरण आपसे यहाँ पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, पर्यटन के लाभ क्या होते हैं कि जब पर्यटक लोग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास में भी योगदान होता है। ठीक है, लेकिन इसके जो कारण है ना, कि पर्यटन के जो कारण है वो क्या है। एक तो ये होता है कि हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, यानी कि जिस देश में पर्यटन जाने हैं उस देश के निवासियों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वो शांति प्रिय होने चाहिए। ठीक है, युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर्यटन थोड़ी ना जाएंगे, शांति होनी चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्यकरण भी होना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि वहाँ हरियाली हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो उसका सौंदर्यकरण बहुत खूबसूरत जगह होनी चाहिए। आतिथ्य भाव होना चाहिए, वहाँ के लोगों में आतिथ्य का भाव भी होना चाहिए। ऐतिहासिक भी होना चाहिए, वहाँ पर किले विले हो या राजा से या पौराणिक व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करे। नेक्स्ट है कि व्यापारिक केंद्र क्या होता है। तो ये तो सिंपल सा है, देखो व्यापारिक केंद्र क्या होता है। ठीक है, जहाँ व्यावसायिक क्रियाकलाप अधिक होते हैं और जिन्हें गवर्नमेंट जो है ना वो अप्रूव्ड कर देती है एक तरह से, कि यहाँ पर व्यापारिक केंद्र होंगे ही होंगे। जैसे आप मान लीजिए हमारी जो कृषि मंडी होती है, तो वो एक तरह से व्यापारिक केंद्र हो गया, छोटा हो गया लेकिन है वो। जो हमारे पोर्ट होते हैं, पत्तन होते हैं, वो भी तो व्यापारिक केंद्र ही हैं, वहाँ से सामान आना जाना, आयात निर्यात होता रहता है। ग्रामीण विपणन केंद्र जो होते हैं ना, जो गांव में विपणन केंद्र होते हैं, ये उनके बारे में आपको समझाना था। नगरीय विपणन केंद्र होते हैं तो वो नगर में किस तरह से वस्तुओं का विपणन करते हैं, किस तरह से उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर समझाना था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिए, भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो पहले आपको बताना था कि फसल परिचय। तो इसका जो फसल परिचय होता है ना, तो चावल एक उष्णकटिबंधीय, आर्द्र उष्णकटिबंधीय फसल है और ये काफ़ी सारे कृषि जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। भारत जो है ना वो विश्व का 21.6% चावल उत्पादन करता है। कितना? 21.6%। चीन के बाद भारत का ही दूसरा स्थान है। देश के कुल बोए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है, ये भी आपको लिखना था। प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि भारत में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं जो चावल का उत्पादक है। जैसे कि पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है ना वो पंजाब में होती है, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल राज्यों में अधिक है। और जो पश्चिम बंगाल है या फिर जो दक्षिण के राज्य होते हैं हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह, इनमें क्या है कि जो जलवायु है ना इनकी, इस वजह से एक साल के अंदर चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। और पश्चिम बंगाल में तो चावल की 3 किस्में बोई जाती हैं। 3 जो किस्में होती हैं, ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो। वैसे जो हमारी ये पंजाब और हरियाणा है ना, ये चावल उत्पादक राज्य नहीं है, पारंपरिक रूप से नहीं माना जाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया या फिर जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं वो तो फिर भी माने जाते हैं। तो ये इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यानी ये क्वेश्चन है ना, एक ही लेसन से पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन है ना, चावल और भारत कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या करनी है, ये एक ही लेसन से आए हैं आपकी। अब 4 समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो होता है अनियमित मानसून। ठीक है, अनियमित मानसून। दूसरा होता है कि जो
निम्न उत्पादकता। तीसरा है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता और जो उधार लेते हैं ना लोग, ऋणग्रस्तता, एक वो होती है। फिर भूमि सुधारों की भी कमी है हमारे यहाँ, ठीक है। फिर आजकल किसानों के पास छोटे छोटे खेत ही बचे हैं, विखंडित खेत हो गए हैं आजकल। फिर हमारे यहाँ व्यापारीकरण यानी वाणिज्यकरण का भी अभाव है। और जो कृषि के लिए जो भूमि है वो भी कम है, निम्न है वो भी। राजस्थान में देख लो, मरुस्थल ज़्यादा है और कृषि योग्य भूमि कम है। इनको आपको डिस्क्राइब करना था, वहाँ पर डिस्कस करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैप आया है जी आपके, तो मैप में आपको बताना था कि हवाई पतन यानी कि एयरपोर्ट कहाँ है। तो मुंबई तो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। न्यूयॉर्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। कैप टाउन जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में लोहे अस्क को कि जो खान है ना उनको अंकित करना है, यानी खानों को बताना था। तो रत्नागिरी तो सबको पता है, रत्नागिरी वैसे भी काफ़ी फेमस है, महाराष्ट्र में है ये। और उसका भी पहला ऑप्शन महाराष्ट्र ही आया था, ठीक है, मुंबई। और इसका भी महाराष्ट्र है। बल्लारी कहाँ है, बल्लारी, भल्लाल देव को जानते हो, भल्लाल देव, कर्नाटक, याद आया। दुर्ग, दुर्ग कहाँ है, छत्तीसगढ़। गढ़ और दुर्ग, कुछ याद हुआ, गढ़ और दुर्ग छत्तीसगढ़। बेल्लाडिला, बेल्लाडिला, बेल्लाडिला जो है ना वो एक माउंटेन रेंज के लिए बहुत फेमस है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो आई होप कि आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास पर आपको हर सब्जेक्ट की, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स का हो, कक्षा 10th और 12th दोनों की आंसर की ऑथेंटिक रूप से प्रमाणित आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको आंसर की कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।